है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र जो है इसमें कई सारे ऑर्गन शामिल हैं, कई सारे अंग शामिल हैं जो पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाएंगे। मतलब जो जो अंग एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जो अंग भाग ले रहे हैं, उत्सर्जन में जो पार्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी ऑर्गन को सम्मिलित रूप से या अपन अगर शामिल रूप से एक टर्म दे देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर है क्या? उत्सर्जन तंत्र की बॉडी को कहां जरूरत पड़ी, है ना? तो बॉडी को जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारी बॉडी में क्या चलता है कि कई डेली अगर रूटीन की बात की जाए तो बॉडी में क्या होता है कि उपापचय क्रियाएं चलती है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन चलती है। तो वहां पर क्या होता है कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बनते हैं, मतलब कुछ उपयोगी पदार्थ भी बनते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, है ना, अमोनिया, ये सब बनते हैं। तो इनको क्या है कि बॉडी से आउट करना है, इनको बॉडी से बाहर निकालना है ना? तो अगर इनको बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो क्या होगा? इनको बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो बॉडी के लिए बहुत बड़ी, मतलब ये मान लीजिए कि डेथ हो सकती है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वेस्ट मटेरियल का, अगर इनकी मतलब मात्रा या क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाए तो व्यक्ति जो है मतलब टॉक्सिसिटी नेचर के होते हैं, मतलब बहुत ही विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं। मतलब बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ गई, है ना, बॉडी में इनकी मात्रा इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली व्यक्ति मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो करना क्या है? यही एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा, उत्सर्जन तंत्र क्या करेगा, उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा, आउटफ्लक्स कर देना है ना? हाँ, तो जो मतलब उत्सर्जित पदार्थ जो बन रहे हैं उन उत्सर्जित पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना है। नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे बॉडी के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान, तो उन सभी के सभी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से आउट कर देना है। यह पहला और सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। उत्सर्जन तंत्र का एम क्या है, टारगेट क्या है? कि एक ही टारगेट है कि जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उन सभी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना है। ठीक है। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र जो है इसको बड़े ही मतलब अपन डीपली समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उत्सर्जन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उत्सर्जी जो अंग हैं, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो जनरली क्या है कि लगभग सभी जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं, है ना? अगर मैमल्स की बात करें तो वहां पर हमें किडनियां मिलेगी, मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में किडनी है हमारे अंदर। लेकिन वैसे देखा जाए तो फेफड़े भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है ना? तो कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग जो है हमारी बॉडी का, मानव का या मैमल्स का, स्तनियों का, तो वो कौन है? किडनी है, वृक्क है ना? आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अदर जीवों में ऐसे कौन से अंग हैं जो इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे, मतलब बॉडी से आउट करने का काम करेंगे। तो अदर जीवों के अंदर कौन से ऐसे अंग हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली अपन नॉन कोर्डिटा में जाते हैं। अगर हम अकशेरुकियों के अंदर जाते हैं तो अगर प्रभागों की बातें करें, हम अगर प्रभागों को सीक्वेंस में लेकर चलते हैं, कुछ संघों की, कुछ फाइलमों की बात करते हैं, तो जनरली सबसे पहले अपन ले लेते हैं, चलो, पोरीफेरा। आपने नाम सुना होगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा हम नॉन कोर्डिटा में जब जाते हैं, हम जब अकशेरुकियों की बातें करते हैं तो पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। पोरीफेरा से भी पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं, हम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये प्रभाग हैं हमारे सामने, कुछ संघ हैं, कुछ फाइलम हैं। तो इन जीवों के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर बात करूं तो एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जैसे ये अमीबा है। तो अमीबा के अंदर कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन कोई सिस्टम है ही नहीं, तो क्या है अभी बताया जाएगा। अच्छा, पोरीफेरा का एग्जांपल लेके चलते हैं। जो साइकोन है वो एग्जांपल है, एक मेंबर है। पोरीफेरा का मेंबर कौन है? साइकोन है। प्रोटोजोआ का मेंबर अमीबा है। वैसे तो यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है, लेकिन एक एक मेंबर को हम लेके चलते हैं। अच्छा, सिलेंट्रेटा की बात करें तो आपने नाम सुना होगा हाइड्रा के बारे में। तो ये हाइड्रा, साइकोन, है ना, अमीबा, तो ये मतलब नॉन कोर्डिटा है। ठीक है। तो इन नॉन कोर्डिटा के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं? जनरली मैं आपको बता दूं इन तीनों के अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो फिर इनमें उत्सर्जन होता है
होता है, लेकिन कैसे होता है फिर? इनकी जो बॉडी की जो सरफेस है, जनरल सरफेस जो होती है ना, सामान्य सतह जो होती है बॉडी की, उस सामान्य सतह के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो अपने पास जो एनिमल्स हैं, जो निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, इन निम्न श्रेणी के जीवों में क्या होता है कि जो सामान्य जो सतह है बॉडी की, उस सामान्य सतह के द्वारा विसरण की एक प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन कहते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर। तो विसरण की विधि के द्वारा क्या होता है, सामान्य जो है, आपसे सवाल पुटअप किया जाए कि निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, एक कोशी के जो जीव हैं जनरली, है ना, या उत्तक स्तर के जो जीव हैं, या इन जीवों का अगर नाम लेकर के पूछा जाए कि इन जीवों के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, तो आप कहोगे डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा और सामान्य सतह के द्वारा विसरण होता है। जनरली थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, अगर मैं बात करूं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, अगर मैं बात करूं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, है ना, जिनको आप चपटे कर्मी कहते हो, जिनको आप कहते हो चपटे कर्मी, इसके मेंबर के बारे में अगर लिखूं तो जो प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया के अंदर, या डायरेक्टली मैं कहूं प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या होता है कि एक उत्सर्जित कोशिका पाई जाती है जो उत्सर्जन का काम करती है, जिसको फ्लेम सेल कहा जाता है, FLAME, फ्लेम सेल, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो ज्वाला कोशिका। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो उत्सर्जन के रूप में जो काम करती है वो ज्वाला कोशिका है ना, जिसको आप फ्लेम सेल के नाम से जानते हो, ठीक है। अच्छा, अगर एस के हेल्मिन्थेस की बात की जाए, अगर गोल कर्मियों की बात की जाए, एस के हेल्मिन्थेस की बात की जाए, एस के हेल्मिन्थेस की बात की जाए, जिनको आप गोल कर्मी के नाम से जानते हैं, जिनका एग्जाम्पल या मेंबर अगर अपन यहां लेके चलते हैं, तो एस्केरिस जो है, इस एस्केरिस के अंदर क्या होता है कि एक सेल पाई जाती है, रेनेट सेल, रेनेट कोशिका, एक कोशिका पाई जाएगी जो उत्सर्जी अंग की भांति काम करेगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करेगी, रेनेट कोशिका, जिसका आकार होता है एच शेप का, एच आकार की होती है रेनेट सेल। इसी रेनेट सेल के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, किसके अंदर, एस के हेल्मिन्थेस के अंदर। इसका मेंबर कौन है, एस्केरिस। ये एग्जांपल्स हैं, ये जीवों के जो एनिमल्स है, ये तो सारे के सारे हम संघ बताए जा रहे हैं, यहाँ पर संघों की चर्चा की जा रही है, नॉन कोडेटा के संघों की चर्चा की जा रही है, और यहाँ पर इनके एक एक मेंबर को हम एग्जांपल के रूप में लेके चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़े, अगर बात करें एनेलिडा की, एनेलिडा, जिसको आप एग्जांपल में आप केंचुआ ले सकते हो, केंचुआ, या जोंक ले सकते हैं, केंचुआ, जोंक, नेरिस, है ना। तो एनेलिडा में जो केंचुआ है, इसके अंदर कौन सा अंग होता है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया पाया जाता है। इसी नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अगर अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो आर्थ्रोपोडा की बात करें, सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। इसी आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि जितने भी कीट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, है ना, जितने भी कीड़ों मकोड़ों की बात की, वो सारे किसमें है, आर्थ्रोपोडा। इसका सबसे बड़ा वर्ग जो है, जो क्लास है, उसको कहा जाता है इंसेक्टा, है ना। तो उनके अंदर क्या होता है कि कीड़े हैं जितने भी, इनके अंदर जो है मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है, मेलपीगी, मेलपीजियन नलिका भी कह सकते हैं, मेलपीगी नलिकाएं भी कह सकते हैं। तो इस मेलपीगी नलिका के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम चर्चा करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ जो कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे, जैसे अगर बिच्छू वगैरह की बात की जाए, है ना, अगर बिच्छू की बात की जाए, या अगर मकड़ियों की बातें की जाए, है ना, या जितने भी कीट हैं उन सभी कीट या कीड़े मकोड़ों की बातें की जाए तो आर्थ्रोपोडा में शामिल है, और उनके अंदर पाई जाती है क्या, मेलपीगी नलिका। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात की जाए अगर मोलस्का की, तो मोलस्का के अंदर यहां पर और भी एग्जांपल है, जैसे ग्रीन ग्रंथियां हैं, ग्रीन ग्रंथियां, ग्रंथियां अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग जो वर्ग हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या है, जनरली उत्सर्जी अंग पाए जा रहे हैं। अगर मोलस्का के अंदर बात करें तो केबर के अंग, है ना, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं मोलस्का का। मोलस्का जो समुद्री जीव है, मोलस्का की बात की जाए तो यहां पर अगर अपन एग्जांपल ले, जैसे जो ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की अगर बात की जाए,
तो इसके अंदर जो है मोलस्का के अंदर अगर अपन मेंबर की बात करें ऑक्टोपस, और यहां पर अगर हम उत्सर्जी अंग की बात करें तो केबर के अंग, केबर के अंग, ऑर्गन ऑफ केबर, केबर के अंग, और एक और अंग है जिनको कहा जाता है बोजेनस के अंग, बोजेनस के अंग, है ना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड केबर। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ हमने प्रभागों को एग्जाम्पल में लिया है, और साथ ही साथ में हमने एक एक मेंबर को भी एग्जाम्पल में ले लिया, और साथ में हमने जो चर्चा की है ना, यहां इन तीनों की बात की जाए तो यहां मैं लिख देता हूं सामान्य, सामान्य शारीरिक जो सतह है ना, शारीरिक जो सतह है, सरफेस जो है, सतह द्वारा, सामान्य जो जनरल जो बॉडी सरफेस है, उस बॉडी सरफेस के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ जनरली जो सवाल बनता है, सबसे ज्यादा अभी तक जो सवाल बने हैं वो यहाँ से बने हैं कि भाई जो प्लेटी एलिमेंटिस है या जो प्लेनेरिया है या जो चपटे कर्मी है, उन चपटे कर्मियों में उत्सर्जन के रूप में कौन सा अंग है? तो वहां ऑप्शन में क्या मिलेगा? वृक्क भी मिलेगा, वहां पर आपको नेफ्रीडिया भी मिलेगा, रेनेट कोशिका भी मिलेगी, एक ऑप्शन कहीं ना कहीं फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिका का भी मिलेगा। तो हमें एग्जाम्पल में जो राइट क्लिक करना है वो जनरली हमें क्या क्लिक करना है? ज्वाला कोशिका बता देना। अगर हमें थोड़ा ये आइडिया होगा तब हम इन उत्सर्जी अंगों के बारे में हम राइट कर पाएंगे। क्वेश्चंस अगर हमसे पुटअप किए जाएं तो हम यहाँ से डेफिनेटली प्रसंगत जो जवाब है, जो आंसर है वो हम क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो एनरिडा है, केंचुआ, इसके अंदर आप याद रखोगे नेफ्रीडिया, केंचुआ है, जोंक है ना, इनकी अगर बातें की जाए तो नेफ्रीडिया इनका उत्सर्जी अंग है। गोल कर्मियों की बात की जाए, एस्के हेलमिंथिस की बात की जाए तो रेनेट कोशिका है। आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर बात की जाए मेलपिगी नलिका है, ग्रीन ग्रंथियां है ना, कोक्सल ग्रंथियां हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और अपनी ह्यूमन अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मुख्य ऑर्गन है, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो किडनी है, वो वर्क है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और उत्सर्जन के अंदर ही चलेंगे। तो डेफिनेट फाइनली हमें क्या समझना है, अब क्या समझना है कि उत्सर्जन के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमने जीवों को कई पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, है ना, किस तरह का मतलब उनका उत्सर्जी। आगे बढ़ते हैं तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, है ना, उत्सर्जित जो पदार्थ हैं उन उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो उत्सर्जित पदार्थ के अंदर अपन जनरली देखिएगा किस प्रकार से हम जीवों को अपन क्लासिफाइड करते हैं उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर। उत्सर्जित पदार्थों के वेस्ट मटेरियल के बेस पर उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं, यहां पर 3 से 4 टाइप्स निकल के आएंगे अपने सामने, है ना। जैसे एग्जांपल्स दूं तो यूरियोटेलिक है ना, अमोनोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है ना, ग्वानिनोटेलिक है। तो कई सारे टाइप्स निकल के आएंगे। तो जनरली मैं पहले उन चारों के नाम लिख दूं। जैसे यहां पर एक अपन बात करेंगे यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। हम बात करेंगे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। अपन बात करेंगे यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। और फोर्थ हम बात कर लेंगे ग्वानिनोटेलिक। तो ये जो आधार हमने लिए हैं ये उत्सर्जित पदार्थ को आधार लिया है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं।
तो उसी बेस पर हमने 4 प्रकार से डिवाइडेशन कर दिया है। हालांकि और भी कई प्रकार निकल के आते हैं, है ना, लेकिन जनरली अपन ये 4 प्रकार लेके चल रहे हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो नंबर 1 लेके चलते हैं यूरियोटेलिक को। तो यहाँ देखो नाम के अंदर ही पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है ना। यूरियोटेलिक का मतलब ये हो गया कि वो सभी प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अगर यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, है ना, जिसको अपन कहते हैं NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो यूरिया है, अगर इस यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है किसी भी जीव के अंदर, है ना, लाइक ह्यूमन, जैसे अगर एग्जांपल लेंगे अपने ह्यूमन का, तो ह्यूमन के अंदर जो है अगर यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है तो ह्यूमन कैसा प्राणी कहलाएगा? उत्सर्जन के आधार पर मानव को कैसा प्राणी कहा गया है? तो हम कहेंगे यूरियोटेलिक प्राणी, ठीक है। अच्छा, अगर अमोनोटेलिक की बात करें तो अगर अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा है NH3, जिसको आप अमोनिया कह सकते हो, तो अमोनिया जो है, इस अमोनिया का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्यों? क्योंकि यहां पर इन जीवों के द्वारा किसका उत्सर्जन किया जा रहा है? अमोनिया का, ठीक है। अच्छा, यूरिकोटेलिक की बात की जाए तो यहाँ यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक अम्ल जो होता है, इस यूरिक अम्ल का अगर उत्सर्जन किया जा रहा है जिन जंतुओं के द्वारा, जिन प्राणियों के द्वारा, तो उनको हम एक नाम दे देते हैं यूरिकोटेलिक जंतु, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं। और ऐसे प्राणी जो ग्वानिन का, है ना, ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। ग्वानिन क्या है? ग्वानिन जनरली जो अपन न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं तो वहां पर जो नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं, जो नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, नाम सुने होंगे अपन ने, प्यूरिन और पिरिमिडीन जब पढ़ते हैं तो वहां पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो अगर ग्वानिन का उत्सर्जन हो रहा है तो उसको अपन ग्वानिनोटेलिक कह देंगे। और यहाँ एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं स्पाइडर को, है ना। तो स्पाइडर मतलब मकड़ी वगैरह के अंदर क्या होता है, बिच्छू और मकड़ी के अंदर क्या होता है? ग्वानिन का उत्सर्जन होता है। तो वहां उन जंतुओं को हम क्या नाम दे देंगे? ग्वानिनोटेलिक। अच्छा, मानव के अंदर क्या होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम, है ना, 0.5% समथिंग होता है अपने यूरिन के अंदर यूरिक अम्ल। तो वो यूरिक अम्ल बना कैसे? यही जो ग्वानिन है या जो साइटोसिन है ना, तो ये जो कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तभी क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है ना। तो इस यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे अपन, जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो एक बीमारी, डिजीज हो जाती है, गाउट की बीमारी, है ना। खैर, तो यूरियोटेलिक की बात की जाए अगर, तो वह सभी प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं तो उनको कहते हैं अपन यूरियोटेलिक। अच्छा, 1 ग्राम अगर अपन जनरल नॉलेज की बात करें, काम की बात करें, 1 ग्राम अगर यूरिया है तो इस 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए कितना पानी अमाउंट की नीड होती है? बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए 50 ml पानी जो है, 50 ml पानी की नीड होती है। 1 ग्राम अगर यूरिया बॉडी से बाहर आउट करना है तो 50 ml पानी की नीड पड़ेगी। अच्छा, अमोनिया जो है ना, ये सबसे ज्यादा विषाक्त है, सबसे ज्यादा जहरीला है ना। उत्सर्जी पदार्थ में आपको पूछा जाए सबसे जहरीला उत्सर्जी पदार्थ जिसकी सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है? तो आप बताओगे अमोनिया, है ना। तो अमोनिया जो है, 1 ग्राम अगर अमोनिया की बात की जाए तो इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में पानी की नीड होती है। कितना पानी? 500 ml। कई बार पूछा गया सवाल है, 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए कितना पानी आवश्यक होता है, कितने पानी की नीड होती है? तो 500 ml की नीड होती है। अच्छा, यूरिकोटेलिक की बात की जाए तो यहाँ 1 ग्राम अगर यूरिक अम्ल को बाहर निकालना है तो बहुत कम पानी, ना के बराबर यहाँ नीड पड़ती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। कितना पानी? तो लगभग 5 से अगर 10 ml पानी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत कम पानी में। मतलब ये जो यूरिक अम्ल जो बाहर निकलता है ना, पेस्ट के रूप में, लेई के रूप में बाहर निकलता है, इसके रवे बनते हैं पक्षियों के अंदर, है ना, अपन इंसेक्टा जो कीट हैं उन सभी के अंदर। एग्जाम्पल लेके चलेंगे अभी अपन, यूरिकोटेलिक कहेंगे उनको, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। अच्छा, अब थोड़ा इनके अगर कंपैरेटिवली बात की जाए, इनकी तुलनात्मक दृष्टि से बात की जाए तो सबसे ज्यादा पानी की नीड किसको पड़ी?
अमोनोटेलिक प्राणियों को। तो यहाँ एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, जनरली जहां पानी की ज्यादा नीड होगी, सीधी बात है, बिना पानी की, अधिक पानी के बिना तो यहाँ पर अमोनिया को बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने भी जलीय जीव हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, यानी मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, जो बोनी फिशेज होती है ना, अस्थिर मछलियां जो होती है, उन मछलियों के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्वाटिक अपर एम्फीबिया की बात करें, है ना, जलीय जो उभयचर हैं, जलीय उभयचरों की बात की जाए तो जलीय उभयचर भी इसके अंदर शामिल आ जाते हैं। किसके अंदर? अमोनोटेलिक प्राणियों के अंदर। अच्छा, थर्ड अगर मैं बात करूं, जितने भी एक्वाटिक जो इंसेक्टा हैं, जलीय जो कीट हैं, वो सभी जलीय कीट किसके अंदर शामिल है? अमोनोटेलिक के अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा, अगर यूरियोटेलिक की बात की जाए, अगर यूरियोटेलिक की बात की जाए तो यहां एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक तो अपन ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन या लगभग सभी स्तनियों के अंदर, सभी के सभी जो स्तनी है ना, मैमल्स जितने भी हैं, उन सभी मैमल्स के अंदर जो है यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो सभी ह्यूमन कैसे हैं? उत्सर्जन के आधार पर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यूरियोटेलिक होते हैं। मानव कैसा है? यूरियोटेलिक है। और किसको एग्जांपल लिया जाएगा? अच्छा, जितने भी स्थलीय उभयचर हैं, जितने भी ये जो स्थलीय हैं, स्थलीय जो उभयचरों की बात की जाती है, एम्फीबिया की बात की जाती है, तो ये स्थलीय उभयचर भी जो है किसमें शामिल है? यूरियोटेलिक। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको ह्यूमन या स्तनी देना है, मैमल्स एग्जांपल देना है यूरियोटेलिक के रेस्पॉन्स में। अच्छा, अमोनोटेलिक की बात समझ में आ रही है, बोनीफिश है, जलीय उभयचर हैं, जलीय कीट वगैरह हैं। अच्छा, यूरिकोटेलिक की बात की जाए तो यहां हम एग्जांपल लेके चलते हैं यूरिकोटेलिक की। तो यूरिकोटेलिक जो है, यहां हम अगर बात करें कीटों की, कीट जितने भी कीट हैं, है ना, जलीय कीटों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी कीट हैं वो सारे के सारे यूरिकोटेलिक में शामिल हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें रेप्टाइल्स की, जितने भी ये सरीसृप हैं, इन सरीसृपों की बात की जाए, जो रेंग कर चलने वाले हैं, सरीसृपों की बात की जाए या सरीसृप लिख दिया जाए तो भी चलेगा। तो कीटों के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, जो सरीसृप हैं, उनके अंदर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कीट और सरीसृप उत्सर्जन के आधार पर कीटों को, सरीसृपों को रखा गया है। किसमें रखा गया है? यूरियोटेलिक में रखा गया है या अमोनोटेलिक में या यूरिकोटेलिक में? चार ऑप्शन मिलेंगे, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको एग्जांपल जो क्लिक करना है, यूरिकोटेलिक प्रकार के होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए मछलियां या जलीय जीव, अधिकांश जलीय जीव 99% जो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं, उन सभी के अंदर जो है अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। अच्छा, एक बात बताएं आपको राज की, तो वो ये है कि अच्छा, यूरिया अपने अंदर जो यूरिया बना है, अब ये जो यूरिया है, ये कंपैरेटिवली जो है इस अमोनोटेलिक जो जीव हैं या जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो यूरियोटेलिक जो है या उनका जो यूरिया है वो कम विषाक्त है, टॉक्सिसिटी कम है। सबसे ज्यादा जहरीला या टॉक्सिसिटी फॉर्म रखने वाला कौन है? अमोनिया। सबसे कम या ना के बराबर जो है वो यूरिक अम्ल है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी नेचर रखता है, जो विषाक्त इफेक्ट रखता है। तो वो सबसे कम किसका है? कंपैरेटिवली अगर बात की जाए यूरिक अम्ल की। सबसे ज्यादा पानी की नीड किसको है? अमोनिया को, है ना। जलीय जीव है तो जलीय जीवों के पास जल में रहते हैं, तो पानी की कोई कमी नहीं है ना। अगर मानव के अंदर अमोनिया बनने लग गया, है ना, यूरिया की जगह अगर ह्यूमन के अंदर अगर अमोनिया बनता तो क्या होता, है ना। ये तो ठीक है कि नेचर ने थोड़ी ऐसी कुछ सुविधाएं दे रखी है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे नेचर ने कुछ ऐसे इफेक्ट अपनी बॉडी को दे रखे हैं कि हम क्या करते हैं कि उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया तो बनता है ना। लीवर में क्या होता है कि जब डीएमिनेशन होता है तो अमोनिया बनता है, लेकिन उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक चक्र पढ़ोगे आप, ऑर्निथीन चक्र, एक साइकिल पढ़ोगे, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन चक्र। उस ऑर्निथीन चक्र के दौरान क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ये जो अमोनिया है, ये जब आपस में मिल जाती है तो यूरिया का निर्माण हो जाता है। यूरिया कम जहरीला है। और सबसे बड़ी बात क्या, पानी की आवश्यकता क्या होती है? थोड़ी कम होती है। कहां 500 ml और कहां 50 ml, है ना। तो 50 ml जो है बहुत कम क्वांटिटी है। अगर अमोनोटेलिक की बात की जाए तो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो बहुत अच्छी बात है कि अमोनिया तो बना, लेकिन उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया गया लीवर के द्वारा। लीवर ने बनाया है यूरिया, है ना। तो लीवर ने जो यूरिया बनाया है वो ऑर्निथीन चक्र के द्वारा बनाया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना है? ये यूरिया बना है। और इस यूरिया को बाहर निकालना है।
हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, हम पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो जनरली यूरिक अम्ल भी होगा, अमोनिया भी होगा और क्रिएटिनिन भी होगा, बहुत कम होगा क्रिएटिन, बहुत कम, मतलब ये मान लीजिए कि आप ना के बराबर है। जनरली किसमें मिलेगा क्रिएटिनिन वो भी अपन बातें करेंगे, क्रिएटिनिन की बातें करेंगे अपन, काफी बातें करेंगे, जिसके जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर जनरली क्रिएटिनिन ज्यादा बनता है ना, जो बड़े लंबे टाइम से फीवर के पेशेंट है, मतलब बुखार आ रहा है उनको, तो उनके अंदर उनकी यूरिन में क्रिएटिनिन ज्यादा मिलेगी, है ना। तो वहां हम देखेंगे क्रिएटिनिन मसल्स के अंदर है, पेशियों के अंदर जो है, जब मसल्स का ब्रेकडाउन होता है, जब मसल्स की सेल्स वगैरह जब टूटती है, तो वहां से क्रिएटिनिन जो है आउट होके हमारे यूरिन के अंदर शामिल होता है। और ज्यादा अगर क्रिएटिनिन अगर बॉडी के अंदर आ रहा है, शामिल हो रहा है ब्लड के अंदर, और सॉरी मान लीजिए किडनियों के अंदर होकर के आ रहा है, यूरिन के अंदर मात्रा ज्यादा है, तो फाइनली ये मान लीजिए कि ये एक सिग्नल है कि आपकी किडनी जो है एक समय ऐसा आएगा कि डैमेज हो जाएगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने काफी सारी बातें जानी है उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर, और अपने सामने जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन पूरी की पूरी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो जो अंग यहाँ पर शामिल हैं, जो जो अंग यहाँ ऐड होने वाले हैं। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो कौन कौन से अंग हैं? देखो मुख्य अंग तो वृक्क की बात की जाएगी, किडनी की बात की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ में कौन से अंग हेल्पर हैं? किडनियों के अलावा कौन कौन हेल्पर है? तो किडनी के साथ साथ में अपन देखेंगे यूरेटर आएगी, है ना, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, है ना, यूरेथ्रा आएगा। तो ये 3-4 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे पूरे उत्सर्जन के अंदर। तो उनके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए। तो अब हमारे सामने है ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका एक हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, और इसी डायग्राम को देखते हुए हम इसकी कई सारी बातें जानेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो किडनी है, ठीक है, एक जोड़ी किडनियां होती है, मानव के अंदर एक जोड़ी किडनी है, संख्या में 2 है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में शामिल है। उत्सर्जी अंग तो खूब सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कौन है? किडनी है। इसके हेल्पर जो और भी ऑर्गन्स शामिल हैं पूरे सिस्टम को बनाने में, ओनली किडनी पूरा सिस्टम नहीं बना पाएगी, तो बहुत सारे और भी ऑर्गन हैं। जैसे ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसका नाम है यूरेटर, मूत्रनलिका। ये जो आपको नजर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसको मूत्राशय कहते हैं, और ये जो नजर आ रहा है ये यूरेथ्रा है, जिसको आप मूत्र मार्ग कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानकारी लेंगे किडनी के बारे में, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी की बातें कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, किडनी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं वृक्क, किडनी, संख्या कितनी है? संख्या 2 है, और एक जोड़ी है, संख्या में कितनी होती है? 2। काउंटिंग कितनी? 2 और एक जोड़ी, ठीक है। अच्छा, किडनी जो है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी, याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। अच्छा, नेफ्रोलॉजी क्यों कहा? क्योंकि इस किडनी की जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, क्रियात्मक और जो संरचनात्मक जो इकाई है, वो एक्चुअल में नेफ्रॉनी है, मतलब जिसको आप कह सकते हो व्रकाणु। तो इसी वजह से हम किडनी के अध्ययन को एक टर्म दे देते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी का अध्ययन करना, ठीक है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जिसकी बात करते हैं, ओरिजिन कहां से हुई है? किस मतलब जन्म जो स्तर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है ना। तो उत्पत्ति हुई है इस किडनी की मेसोडर्म से। मेसोडर्म एक लेयर है, एक स्तर है,
एक तो मीजो एंडो 3 जन्म स्तर है, भ्रूणीय जन्म स्तर है, तो मीजोडर्म से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अच्छा, ये नेफ्रोलॉजी है, तो अब लॉजी का मतलब तो टू स्टडी होता ही है, और नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो कौन है वो? नेफ्रॉन है, जिसको आप व्रकाणु कहते हो। तो नेफ्रॉन की काउंटिंग कितनी होती है एक किडनी के अंदर? तो लगभग जो है 12 से 13 लाख जो है काउंटिंग होती है, किसकी? नेफ्रॉन की एक किडनी के अंदर। अगर मिलियन में बातें की जाए तो लगभग देख लीजिए 1 से 1.3 मिलियन जो है वो संख्या होगी किसकी? नेफ्रॉन की। अगर मिलियन में बातें की जाए तो 1 से 1.3 जो है मिलियन होगा, और लाख में अगर बात की जाए तो 12 से 13 लाख नेफ्रॉन व्रकाणु पाए जाएंगे किसके अंदर? एक किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी में जो ये नेफ्रॉन है, इसका काम क्या है? यही तो है यूनिट, यही तो है इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक, है ना, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी, ब्लड को छानने का काम करेगी। आगे हम इसकी बातें करेंगे। अच्छा, उत्पत्ति समझ में आ रही है, नेफ्रोलॉजी टर्म भी समझ में आ रहा है। अच्छा, संख्या भी समझ में आ रही है, एक जोड़ी है, संख्या में 2 है, तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं। अच्छा, इसका रंग कैसा है? अगर कलर की बात करें, किडनी का कलर कैसा है? तो रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन का मतलब हो गया भूरा लाल। ये क्या है? कलर है। किडनी का कलर कैसा होता है? तो रेडिश ब्राउन। अच्छा, पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी है ना, आकृति, शेप कैसी है? शेप, तो शेप इसकी है सेम के बीज के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की। कौन? किडनी। सेम के बीज के आकार की होती है किडनी, बीन शेप कह सकते हो, या राजमा का जो बीज होता है उसके आकार की होती है किडनियां, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए आकृति के बाद में अगर आमाप की बातें की जाए, आमाप की बातें की जाए मतलब साइज की बातें की जाए, साइज की बातें की जाए, तो साइज क्या होगी इसकी, है ना, साइज क्या होगी? लंबाई चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, वो सब बातें भी पूछी जाती हैं। तो बहुत इजी वे में आपको याद रख लेना है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, लंबाई होती है, ठीक है। अच्छा, इसका हाफ नंबर कर दिया जाए लंबाई का तो कितना होता है? 5 to 6 सेंटीमीटर जो है वो हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। और मोटाई की अगर बात की जाए तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो है वो हो गई इसकी मोटाई। अगर मैं यहां पर कुछ सिंबल बनाऊं तो ये लेंथ के लिए हो गया, ये हो गया चौड़ाई के लिए, और ये हो गया मोटाई के लिए। लंबाई कितनी होगी? 10 to 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 5 to 6 सेंटीमीटर, और मोटाई कितनी है किडनी की? तो 2.5 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए स्थिति की, है ना, पोजीशन की बात की जाए अगर, तो पोजीशन कहां होती है? तो अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है, अपनी जो कशेरुका है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ मौजूद है एक एक किडनी। ये अपनी जो है वेंट्रल सरफेस है, ये डोर्सल है, ये अधर सतह है, और ये पृष्ठ सतह है, ठीक है। तो पृष्ठ सतह पर है पहली बात, तो ये वक्षीय चेंबर है, थोरेसिक चेंबर है, ये एब्डोमिनल पार्ट है, तो वक्षीय चेंबर में नहीं है, वक्षीय कटहरे के पीछे जरूर है, लेकिन वक्षीय चेंबर में नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में अधर सतह पर नहीं है, पृष्ठ सतह पर है। कौन? किडनी। कितनी? 2, संख्या में 2, जोड़ी में 1। तो दोनों कहां मौजूद है? जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर मौजूद है, दोनों ओर मौजूद है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, दाएं बाएं दो है, लेटरल साइडों में मौजूद है। अच्छा, कहां? फिर भी कहां? और एग्जैक्ट इसका आंसर निकल के आएगा
वक्षीय कशेरुकाएं जो होती है, वैसे देखो ग्रीवा कशेरुकाएं हैं, ये 7 होती है ग्रीवा कशेरुकाएं और 12 होती है वक्षीय कशेरुकाएं। तो जो अंतिम वक्षीय कशेरुका है, अंतिम वक्षीय कशेरुका, अंतिम वक्षीय कशेरुका है ना, से थर्ड जो लंबर, लंबर मतलब कटी, कटी मतलब कमर वाली, कटी कशेरुका के बीच में उपस्थित होती है। ठीक है, तो लाइन को समझिएगा, स्थिति की बात की जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है। अंतिम वक्षीय कशेरुका से थर्ड कटी, जो थर्ड लंबर जो वर्टिब्रा है उसके बीच में मौजूद है। मान लीजिए ये वाली जो है ये अंतिम वक्षीय कशेरुका है और यहां तक ये थर्ड लंबर कशेरुका, तो इसके बीच में मौजूद है। अच्छा, एक चीज और, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किडनी को पीछे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बैक साइड से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो 11वीं और 12वीं पसली है, पसलियां सुना होगा रिब्स के बारे में, जो 11वीं जोड़ी और जो 12वीं जो पसली है, 11वीं व 12वीं जो पसलियां हैं, जिनको आप कहते हो मुक्त पसलियां या प्लावी पसलियां, है ना, या फ्लोटिंग रिब्स, है ना, तो ये जो प्लावी पसलियां हैं, है ना, प्लावी पसलियां, मुक्त पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स, है ना, तो ये पसलियां क्या करती है कि पीछे से, बैक साइड से, पीछे से बैक साइड से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी किसको, किडनी को सुरक्षा देगी, है ना। प्लावी पसलियां बैक साइड से, पीछे से सुरक्षा करती है, ये बात भी जाननी जरूरी है, सुरक्षा करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना, पोजीशन समझ में आ रही है। एक टर्म दिया जाता है, किडनी को एक टर्म दिया जाता है ना, रिट्रोपेरिटोनियल, ये जो एक केविटी है उसका नाम है रिट्रोपेरिटोनियल केविटी, रिट्रोपेरिटोनियल गुहा कह सकते हैं केविटी को, है ना। एक टर्म बहुत बार यूज किया जाता है, रिट्रोपेरिटोनियल केविटी, है ना। तो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है किडनी, क्यों है, क्योंकि वो रिट्रोपेरिटोनियल केविटी में मौजूद है। अब रिट्रोपेरिटोनियल केविटी का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए वक्षीय कटहरे के पीछे जो मौजूद है, अपनी किडनी जो है वो एक सीलोमिक गुहा, सीलोम गुहा होती है हमारी बॉडी के अंदर, सीलोम केविटी, सीलोम गुहा। इस सीलोम गुहा के अंदर मौजूद नहीं है किडनी, सीलोम गुहा के अंदर नहीं है, सीलोम गुहा के बाहर मौजूद है। जो देह गुहा है उसके अंदर मौजूद नहीं, उसके बाहर है कौन, किडनी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और कहां मौजूद है, किस केविटी में है, तो रिट्रोपेरिटोनियल केविटी में मौजूद है कौन, किडनी। अच्छा, ये सीलोम गुहा है, इसकी किडनी की जो वेंट्रल सरफेस है, जो अधर सतह है, वो अधर सतह उदरीय गुहा की जो विसरल पेरिटोनियम भित्ति है, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम से जुड़ी हुई होती है कौन, किडनी, किडनी की अधर सतह। अच्छा, विसरल पेरिटोनियम क्या है, तो विसरल पेरिटोनियम ये जो सीलोम गुहा है इसकी जो इनर लेयर है उसी को कहा जाता है विसरल पेरिटोनियम, और उसी विसरल पेरिटोनियम से जुड़ी हुई है किडनी। ओनली उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी अधर सतह जो है, जो वेंट्रल सरफेस है, वो जुड़ी हुई है किसकी, किडनी की। किससे, विसरल पेरिटोनियम से। कहां है, सीलोम केविटी में नहीं है, सीलोम केविटी से बाहर मौजूद है कौन, किडनी। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक अध्ययन की बातें भी समझ में आ रही है, नेफ्रोलॉजी है, नेफ्रॉन, इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई समझ में आ रही है, आकार, आमाप, रंग, उत्पत्ति, है ना, रिट्रोपेरिटोनियल केविटी। अब कुछ और बातें हैं जो जाननी जरूरी है, वो ये है कि ये जो किडनी है, इस किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो एक
आपको ब्लैक कलर में जो नजर आ रहा है, डार्क कलर में इधर जो साइड में, इस भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स वाला भाग। थोड़ा इधर जूम कीजिए, ठीक है। ये भाग जो है ये वलकुट वाला भाग है। इस किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वलकुट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या, कॉर्टेक्स, जिसको कहा जाता है क्या, कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स वाला भाग। इसके भीतर वाला जो भाग है इसको नाम दे दिया जाता है मध्यांश वाला भाग। इसको मुझे एक बार रफ करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, या ये वाला भाग जो है ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, और ये भाग जो है ये भाग है मेडुला, जिसको आप कह सकते हो मध्यांश वाला भाग, है ना। मध्यांश दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक भाग हो गया कौन सा, मध्यांश वाला भाग, जिसको आप कह सकते हो क्या, मेडुला, मेडुला, मेडुला वाला भाग, मध्यांश वाला भाग, कॉर्टेक्स भाग और मेडुला भाग। अच्छा, इस किडनी में जो नेफ्रॉन है, आगे आप जब नेफ्रॉन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ये जो कोर्टेक्स है, इस कोर्टेक्स में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं, जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट हैं, जो कुंडलित भाग हैं नेफ्रॉन के। अब कुंडलित भाग कौन कौन से हैं, ग्लोमेरुलस जो है वो भी कुंडलित भाग है। अच्छा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वो भी कुंडलित भाग है। डोर्स जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, मेलपीजियन जो बॉडी होती है, बोमेन संपुट है, ग्लोमेरुलस है, ये सारे के सारे पार्ट जो बहुत ज्यादा कुंडलित भाग हैं वो सारे के सारे कहां मौजूद हैं, कॉर्टेक्स में, ठीक है। और मेडुला भाग में कौन कौन मौजूद है, तो मेडुला भाग के अंदर, मेडुला भाग के अंदर नेफ्रॉन के जो अदर पार्ट जो बचे हैं, जैसे मैं नाम बताऊं आपको, हेनले का लूप, और दूसरा जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों पार्ट कहां मौजूद है, मेडुला के अंदर, क्लियर। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना किडनी, इसका ये वाला भाग जो है ना उभरा हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा फूला हुआ नजर आ रहा है। इस भाग को हम एक नाम दे देते हैं, एक टर्म दे देते हैं। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब इसको आप उत्तल सतह भी कह सकते हो, है ना। ये जो सतह है ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये जो सरफेस है ना, ये जो थोड़ी धंसी हुई है अंदर, जैसे ये मेरी हथेली है ना, पाम, तो ये जो सतह है ये कॉन्वेक्स, तो ये कॉनकेव है, इसको कहा जाता है कॉनकेव सरफेस। ये सरफेस कैसी है, कॉनकेव सरफेस है, मतलब ये तो उत्तल सतह हो गई किडनी की, और ये सतह कौन सी हो गई, अवतल सतह, ठीक है। अच्छा, ये जो अवतल सतह है, मान लीजिए ये किडनी है, मैंने कहा था बीन शेप, राजमे के बीज के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की होती है किडनी। तो यहां जो ये किडनी है, इस किडनी का ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग जो गया, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, कॉनकेव। इस भाग को हम कह देते हैं हाइलम वाला भाग। ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम कह देते हैं हाइलम, हाइलम वाला भाग। तो इस हाइलम वाले भाग में ये धंसा हुआ भाग है, थोड़ा अंदर धंसा हुआ भाग है। इस हाइलम वाले भाग में देखो, ये जो है ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है, ये वृक्कीय धमनी है और ये वृक्कीय शिरा है। तो इसी हाइलम से होते हुए, इसी हाइलम से होते हुए, मतलब ये हाइलम वाला भाग है, इस हाइलम वाले भाग से होते हुए कौन कौन एंटर कर रहा है, एक तो न्यूरॉन्स एंटर कर रही है, तंत्रिकाएं भी अंदर प्रवेश कर रही है। अच्छा, वृक्कीय धमनी प्रवेश कर रही है, जो ब्लड लेके आ रही है, वृक्कीय धमनी ब्लड लेके आ रही है, किस लिए लेके आ रही है, फिल्टर करने के लिए लेके आ रही है। कौन लेके आ रही है, वृक्कीय धमनी, क्या कहते हैं उसको, रीनल आर्टरी, ब्लड लेके आ रही है फिल्टर करने के लिए, उसको छानने के लिए, जो इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटीज मतलब जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए ये रीनल आर्टरी क्या लेके आ रही है, ब्लड लेके आ रही है। किस में लेके आ रही है, किडनी में लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा, इस हाइलम वाले भाग में कौन कौन एंटर कर रहा है, तो देखो न्यूरॉन एंटर कर रही है, तंत्रिकाएं,
ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर वाहिनियां, मतलब वृक्कीय धमनी एंटर कर रही है और यहाँ वृक्कीय शिरा भी एंटर कर रही है, लेकिन यहीं से इसी एरिया से होते हुए वृक्कीय शिरा बाहर भी निकलेगी। अच्छा, और कौन बाहर निकल रहा है? तो आप यहां देख रहे हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो यूरेटर, यूरेटर जिसको आप हिंदी में कहते हो मूत्र नलिका। तो ये जो मूत्र नलिका है, ये मूत्र नलिका यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है। ये किडनी है, पूरी अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर बना रखी है। अच्छा, ये मध्यांश वाला जो भाग है, मध्यांश वाला जो भाग है, ये कई पिंडों में बंटा हुआ होता है, जो कॉनिकल जो शेप में आपको शंकुआकार आकृतियों में पिरामिड्स जो नजर आ रहे हैं, पिरामिड्स में, इन पिरामिड्स को क्या नाम दिया जाता है? इन पिरामिड्स को कहा जाता है, इन पिरामिड्स को एक टर्म दिया जाता है कि भाई इनका नाम है मेडुलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी, मेड्यूलरी पिरामिड्स, है ना, मेड्यूलरी पिरामिड। इनकी संख्या कितनी होती है मानव में? लगभग 8 से 12 होती है। इन मेडुलरी पिरामिड्स की जो संख्या होती है वो 8 से 12 होती है, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो कि इन पिरामिड्स की संख्या भी समझ में आ रही है, और ये जो भाग है ये अंदर जाकर के थोड़ा सा आप ये मान लीजिए कि जो कीपाकार एक संरचना बनती है, कीप नुमा, कीप जैसी, है ना, फनल शेप जिसको कहते हो फनल शेप। तो ये फनल शेप जो भाग नजर आ रहा है ना, ये इस फनल शेप भाग का नाम क्या है ना, इस भाग का नाम है रीनल पेल्विस। इस भाग का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, रीनल, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस जिसको आप हिंदी में कहते हो वृक्कीय श्रोणी, जिसको आप कहते हो वृक्कीय श्रोणी, वृक्कीय श्रोणी नाम दे दिया जाता है, रीनल पेल्विस, ठीक है। अच्छा, ये रीनल पेल्विस जो है कुछ अतिवर्दियां बनाती है, आगे चल करके कुछ अतिवर्दियां बनाती है जिनका नाम है मेजर कैलिसेज और माइनर कैलिसेज, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में है यहां पर ये मेजर कैलिसेज हो गए और अंदर की ओर जो एंटर कर रहे हैं वो माइनर कैलिसेज हैं, तो उनके मैं नाम लिख देता हूं, है ना। तो यहां पर इसके आगे का जो एरिया बनेगा वो बनेगा माइनर, माइनर कैलाइसेज, माइनर कैलाइसेज और मेजर कैलिक्स के दो, भले कैलाइसेज के दो, एक ही बात है, ठीक है। माइनर कैलाइसेज और मेजर कैलाइसेज, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं यहां पर कुछ पिरामिड्स जैसी रचनाएं नजर आ रही है, इनको मेडुलरी पिरामिड नाम दे दिया। ये कोर्टेक्स वाला, अच्छा ये जो है ना ऊपर की ओर केप लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है टोपीनुमा, ये ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल, एड्रिनल अपन पढ़ेंगे जब ग्रंथियां पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अच्छा, इसका एक और नाम है अधिवृक, अधिवृक ग्रंथि। अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर, है ना। कोई भी चीज अगर किसी अपर सरफेस पर है तो उस पर अपन एक वर्ड यूज होता है अधि। अधो मतलब नीचे, अधि मतलब ऊपर। तो ऊपर किसके है? ये किडनी के ऊपर ही तो है, नीचे थोड़ी है। तो क्या नाम दे दिया, टर्म क्या दे दिया? अधिवृक, अधिवृक ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अच्छा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक भाग कोर्टेक्स वाला भाग और एक भाग जो है उसको नाम दे दिया मेडुला वाला भाग, मध्यांश वाला भाग, है ना। ये इधर की ओर जो है ना, ये है सबसे पहले माइनर कैलिसेज, और ये माइनर कैलिसेज खुल जाएंगे किसके अंदर? मेजर कैलिसेज के अंदर। और मेजर कैलिसेज खुल जाएंगे किसके अंदर? रीनल पेल्विस के अंदर, वृक्कीय श्रोणी के अंदर खुल जाएंगे। कौन? मेजर कैलिसेज। ये माइनर कैलिसेज मतलब इससे पहले किसमें खुले थे? जो ये बेलिनाई की डक्ट होती है ना, मतलब जो संग्राहक नलिका होती है ना, जो यूरिन बनाती है, यूरिन जहां से बाहर निकलता है, यूरिन कहां आया? माइनर कैलिसेज में। माइनर कैलिसेज से कहां आया? मेजर कैलिसेज में। फिर स्टोर थोड़ी देर के लिए कहां हुआ? वृक्कीय श्रोणी में, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से कहां आया? यूरेटर के अंदर। यूरेटर से कहां आया? यूरिन। यूरिन कहां आया? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर से कहां आया? यूरेथ्रा के अंदर, और फिर आउट कर दिया गया बॉडी से। अच्छा,
यहां पर काफी सारी बातें समझ में आ रही है, कोर्टेक्स मेडुला वाला पार्ट भी समझ में आ रहा है, किडनी की बातें की जा रही है यहां पर, है ना। अच्छा, तो अब एक चीज और समझनी है कि इसकी जो ये आउटर लेयर है, इसकी वैसे किडनी की 3 लेयरें हैं, 3 लेयरें। देखो ये जो है रीनल कैप्सूल है, जनरली हम क्या नाम देते हैं, व्रकीय संपुट, व्रकीय संपुट नाम देते हैं, संपुट, रीनल कैप्सूल। तो जो रीनल कैप्सूल है, हालांकि जनरली कई किताबों में खाली इतना ही लिखा होता है रीनल कैप्सूल बस, लेकिन जनरली इसके 3 लेयरें हैं, तीन इसकी भित्तियां हैं। इसके ऊपर की जो लेयर है ये तो सबसे अंदर की हो गई रीनल कैप्सूल, जो किससे बना है, ये व्रकीय संपुट किससे बना है, इसका अंदर का आवरण, इसकी इंटरनल लेयर किडनी की जो 3 भित्तियां बताई जा रही है, उन तीनों भित्तियों में से जो सबसे अंदर की भित्ति है वो कौन सी है, व्रकीय संपुट, रीनल कैप्सूल। तो ये रीनल कैप्सूल किससे बना है, तंतुमय संयोजी ऊतक, जिसको आप कह सकते हो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, तंतुमय संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक से बना है। कौन बना है, ये व्रकीय संपुट बना है, ठीक है। अच्छा, व्रकीय संपुट के बाद में यहां पर एक और लेयर है, एक और लेयर है, इसको कहते हैं रीनल एडिपोज, रीनल एडिपोज लेयर, क्योंकि यहां पर एक फैट की, वसा की एक लेयर पाई जा रही है, रीनल एडिपोज लेयर पाई जा रही है, जिसको नाम दे दिया जाता है कि भाई रीनल एडिपोज है। तो काम क्या करती है, यांत्रिक जो आघात होते हैं, हल्की फुल्की जो दबाव, जो चोटें होती है, उनसे सुरक्षा मिलती है, और कुछ बड़ा काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद में एक और लेयर है जिसका नाम है रीनल फैशिया, जो जुड़ती है किससे, विसरल पेरिटोनियम से। उधर गुहा की जो पृष्ठ भित्ति है, उस पृष्ठ भित्ति में कनेक्ट करने के लिए ये रीनल फैशिया क्या होती है, मतलब हिस्सा लेती है, ठीक है। अच्छा, ये बातें समझ में आ रही है। ये जो है रीनल आर्टरी है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है, व्रकीय धमनी कहते हैं इसको, हिंदी में कहा जाता है व्रकीय धमनी, व्रकीय धमनी। ये व्रकीय धमनी जो है ये ब्लड लेके आई है, ठीक है, किसके पास, किडनी के पास। किस लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, कि भाई जो ब्लड है उसमें जो इंप्योरिटीज है वो छन के बाहर निकल जाए, इसलिए, ठीक है। ये है रीनल वेन, रीनल वेन, रीनल वेन इसको कहते हैं व्रकीय शिरा, व्रकीय शिरा, व्रकीय शिरा नाम दिया। यहां से ये ब्लड को वापस लेके जाती है, समझ में आ रहा है। व्रकीय शिरा जो है वापस इस ब्लड को यहां से घूम करके ब्लड जो फिल्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद वापस बॉडी में ले जाने का काम किसका है, व्रकीय शिरा का। अच्छा, व्रकीय शिरा किसके द्वारा कहां लेके जाएगी, व्रकीय शिरा सबसे पहले एड होगी इंफीरियर वेना कावा से। इंफीरियर वेना कावा क्या है, ये जो पश्च महाशिरा होती है, एक ना आपने नाम सुना होगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जो बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड को हृदय तक लेके जाती है, वो तो कौन सी हो गई, सुपीरियर वेना कावा, मतलब अग्र महाशिरा। और जो पश्च महाशिरा है वो बॉडी के जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो नीचे के पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, वहां से ब्लड को लेके जाएगी, कौन लेके जाएगी, इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा जो है वो जुड़ जाती है किससे, व्रकीय शिरा से, ठीक है। और ये व्रकीय शिरा जब इंफीरियर वेना कावा से जुड़ती है तो इंफीरियर वेना कावा कहां जाती है, ब्लड को लेके कहां जाएगी, वो जाएगी किसके पास, हृदय के पास, के पास। हार्ट के पास भी कहां जाएगी, हार्ट के पास जाएगी। ये जो हार्ट का जो राइट चेंबर है, दाया जो एट्रियोल है, जो दाया आलिंद है, उस दाया आलिंद के पास लेके जाएगी। और दाया आलिंद अब उस ब्लड को कहां डाल देगा, दाएं नीले में। अब दाएं नीले से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में, फेफड़ों में। किस लिए जाएगा, वहां जाएगा वो मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करने के लिए, ठीक है।
जनरल नॉलेज की बात थी। अच्छा, ये जो है समझ में आ रही है, ठीक है, रीनल आर्टरी समझ में आ रही है, रीनल वेन समझ में आ रही है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हाइलम वाला भाग है, दसावा भाग जो है, यहां से एक निकल रही है, आप देख रहे हो कि ये जो मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका जिसको आप कह सकते हो यूरेटर, इसको मैं नाम दे देता हूं यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है, मतलब इसको मैं कह सकता हूं मूत्र नलिका, मूत्र नलिका, जिसकी लंबाई पूछी जाती है, कई बार लंबाई पूछी जाती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, किसकी, यूरेटर की, जिसका नाम है मूत्र नलिका। क्या होता है, कहां खुलती है और कहां से निकली है, ये किडनी के हाइलम भाग से निकल करके कहां जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है, मतलब मूत्राशय में खुल रही है। अच्छा, काम क्या है इसका, काम एक ही है कि जो यूरिन बन रहा है रीनल पेल्विस में, जो यूरिन जा रहा है उसको कहां लेके आना, इस ब्लैडर में लेके आना, इस गुब्बारे में लेके आना, इस मूत्राशय में लेके आना, किसको, यूरिन को, मतलब मूत्र को। कौन लेके आ रही है, यूरेटर, मतलब मूत्र नलिका। किसको लेके आ रही है, यूरिन को लेके आ रही है। अच्छा, ऐसे कैसे यहां तक पहुंचेगा, यहां आपको मैं बता दूं कि पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस का मतलब क्या हो गया, क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन होगा इस मूत्र नलिका के अंदर। इस क्रमानुकुंचन के कारण यूरिन जो है ड्रॉप टू ड्रॉप, ड्रॉप टू ड्रॉप कहां पहुंचेगा, इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि इस यूरेटर की लेंथ, ये इसकी भित्तियां मोटी होती, यूरेटर की जो भित्ति है मूत्र वो मोटी है, लेकिन अंदर की जो कैविटी है वो नैरो है, थोड़ी संकड़ी है। इतनी बातें याद रखनी है मूत्र नलिका के बारे में, यूरेटर के बारे में। ये यूरेटर कहां खुलेगा, ये यूरेटर कहां खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मतलब इसको मैं कह सकता हूं मूत्राशय। ये पेशीय थैला है ना, एक गुब्बारे नुमा संरचना है, गुब्बारे जैसी संरचना है, और यहां पर यूरिन का स्टोर होता है, और कोई बड़ा काम नहीं है इसका, स्टोर किया जाता है, किसका, यूरिन का। प्रत्यास्थ भी है और संकुचनशील भी है, और सबसे बड़ी बात क्या कि इस मूत्राशय के अंदर जो यूरिन का स्टोर होता है वो कितना होता है, इधर देखिएगा थोड़ा। मूत्राशय के अंदर जो यूरिन का स्टोर होगा वो लगभग 800 ml होता है, 800 ml। लेकिन मेल फीमेल में कंपैरेटिवली बात की जाए तो मेल के अंदर क्या होता है, ये तो बात हो गई किसकी, मेल की। 800 ml जो है यूरिन स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर फीमेल के अंडर बात की जाए तो फीमेल में लास्ट अगर मैक्सिमम बात करें तो 500 ml टू 600 ml जो है यूरिन का स्टोर कर सकती है। यूरिन अपने फीमेल जो है अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन स्टोर कर सकती है वो कितना कर सकती है, 500 टू 600 ml, ठीक है। और मेल जो है 800 ml यूरिन का स्टोर कर सकता है, कहां, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर यूरिन का स्टोर जो होता है, यहां पर यूरिन का जो स्टोर होता है लगभग 250 टू 300, लगभग जो है 250 से 300 जो ml जब यूरिन आ जाता है यहां पर, तो पहला सिग्नल मिल जाता है ब्रेन को कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए। बहुत बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं आएगी, लेकिन मैसेज जरूर मिल जाएगा। किसको, ब्रेन को। मैसेज कौन देगा, न्यूरॉन देगी। तंत्रिकाएं हैं, हर पार्ट में तंत्रिका, हर कोशिका में न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन मैसेज दे देगी ब्रेन को कि यूरिनेशन के लिए आप क्या है, प्रिपेयर है, तैयार है, कर सकते हैं। मतलब लघु संका जिसको कहते हैं, यूरिनेशन, मूत्र विसर्जन जिसको कहते हैं, वो कब, पहला मैसेज कब मिलेगा, जब 200 से 300 ml क्या हो जाता है, यूरिन का स्टोर हो जाता है। किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अच्छा, एक चीज और, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मेल में कहां होता है, लोकेशन कहां है मेल में, तो मेल में तो ये पाया जाता है मूत्राशय कहां,
ये जो रेक्टम है, इस रेक्टम के आगे मलाशय जो होता है ना, मलाशय बड़ी आंत्र का एक पार्ट हम पढ़ते हैं रेक्टम, तो रेक्टम के आगे है ना। और फीमेल के अंदर वेजाइना के ऊपर जो योनि है, उस योनि के ऊपर, वेजाइना के ऊपर पाया जाता है कौन? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। ठीक है, ये मूत्राशय कहां खुलेगा? मूत्र मार्ग में। मूत्राशय कहां खुलेगा? मूत्र मार्ग में। ठीक है, अब मूत्र मार्ग की थोड़ी बातें कर ली जाए तो मेल फीमेल में थोड़ा डिफरेंस है, मेल फीमेल में थोड़ा डिफरेंस है। अगर मेल की बात की जाए तो इस मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा जिसको कहते हैं, मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसकी लंबाई होती है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल के रेस्पॉन्स में बात की जाए तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है 3 से 4 सेंटीमीटर नलिका होती है। मूत्र मार्ग जो होता है इसकी लेंथ कितनी है? फीमेल के अंदर कई बार पूछा गया है 3 से 4 सेंटीमीटर, और मेल के अंदर 15 टू 20 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, क्योंकि आउटर पार्ट जो है वहां से कनेक्ट हो जाता है मूत्र मार्ग, इसलिए लंबाई ज्यादा होती है। और एक चीज और कि ये जो यूरिनरी पाथवे के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जनरली किसमें ज्यादा होते हैं? फीमेल के अंदर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, उसकी लंबाई कम होती है, तो फीमेल के अंदर ऐसे केस ज्यादा मिलते हैं, है ना। जो यूरिनरी जो पाथवे है वहां पर जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फीमेल में ज्यादा होते हैं मेल से अगर कंपैरेटिवली बात की जाए। अच्छा, एक दो बातें और है यहां पर जो ये मूत्र मार्ग है, इधर जूम कीजिएगा, ये मूत्र मार्ग जो है यहां पर क्या होता है कि स्पिंचर पाई जाती है। स्पिंचर का मतलब होता है अवरोधनी, स्पिंचर का मतलब हो गया, इधर देखिएगा, अवरोधनी की बात की जाए, अवरोधनी, है ना। एक्चुअल में बच्चों के अंदर ये अवरोधनी जो है, स्पिंचर जो है ना, मूत्र मार्ग पर जो स्पिंचर पाई जा रही है, जो अवरोधनी पाई जा रही है, 2 से 3 साल के बच्चों के अंदर एक्टिव नहीं होती, सक्रिय नहीं होती, तभी तो बिस्तर गीला कर देते हैं। बिस्तर गीला कर देते हैं का मतलब क्या हो गया? यूरिनेशन अंदर ही कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अपने अंदर जो अडल्ट ह्यूमन है ना, जो वयस्क मानव है, 5 ईयर के बाद की बात की जाए, अडल्ट की बात की जाए, तो वो अपने यूरिनेशन को मतलब मूत्र विसर्जन को क्या कर पाते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। तो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? यहां पर एक पेशी होती है वोलेंट्री, वोलेंट्री का मतलब हो गया ऐच्छिक पेशी। एक पेशी पाई जाएगी मूत्र मार्ग में, उस पेशी के द्वारा क्या होगा? नियंत्रण किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, यूरिनेशन पर कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, और भी कई सारी बातें हैं, जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न और बनता है यहाँ, ये जो रीनल पेल्विस वाला एरिया है, ये जो रीनल पेल्विस वाला एरिया है, इस रीनल पेल्विस वाले एरिया में क्या होता है? कई बार स्टोन नाम सुना होगा, पथरी का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं असमरी। जो असमरी है, जिसको आप स्टोन कहते हो, जिसको आप पथरी कहते हो, है ना, पथरी जो होती है वो पथरी कई बार हो जाती है। हालांकि जो पथरी बनती है जनरली 2 जगह बनती है, या तो मूत्राशय के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, या अधिकांशतः क्या होता है कि ये जो वृक्कीय श्रोणि है, इस वृक्कीय श्रोणि वाले भाग में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जम जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जो रवे होते हैं, वो रवे यहाँ पर उन रवों का निक्षेपण हो जाता है, धीरे धीरे निक्षेपण होने लगता है। फिर होगा क्या? होगा यही कि यहां से यूरिन फिर इस यूरेटर में नहीं आ पाएगा, और आएगा भी तो बहुत स्लो लेवल पर, स्लो मोशन में आएगा। और फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहां स्टोन बन जाने के कारण असहनीय पेन होगा, दर्द होगा, है ना, मतलब कई तरह के इन्फेक्शंस सामने आएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि इस कैल्शियम ऑक्सलेट के निक्षेपण के कारण एक डिजीज हो जाती है जिसको आप किडनी स्टोन बोलते हो। किडनी स्टोन नाम दिया जाता है, वृक्कीय पथरी नाम दिया जाता है। इस पथरी को कैसे बाहर निकाला जाता है? तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स,
अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है, उन तरंगों के द्वारा इस स्टोन को तोड़ा जाता है, इस पथरी को तोड़ा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। अच्छा, इस थेरेपी को क्या कहते हैं? इस थेरेपी को कहते हैं लिथोट्रोपी। लिथोट्रोपी, इस थेरेपी को नाम दिया जाता है लिथोट्रोपी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उनके द्वारा इस किडनी स्टोन को, यहां जो स्टोन बन गई है उस स्टोन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, और भी कई बातें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता दूं। हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, इसके बाद का जो अपना टॉपिक होगा वो नेफ्रॉन का होगा। वृक्काणु की संरचना पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्म कैसे होता है, यूरिन कैसे बनता है, पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, क्योंकि बनता कहां है, यूरिन बनता कहां है, किसके द्वारा बनता है, किडनी के द्वारा। किडनी में कौन है बनाने वाला, तो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या जानेंगे अपन? अच्छा, कई ऐसे फैक्ट वाली बातें हैं, कई ऐसी, है ना, तो वो सुनिएगा। यहां पर क्या होता है कि वृक्क का काम क्या है, किडनी काम क्या करती है। तो एक तो देखो वाटर और सोल्ट का बैलेंस, सबसे बड़ा काम तो देखो फिल्ट्रेशन का है, ब्लड को छानना। ब्लड में जो इंप्यूरिटीज आ गई है, मतलब जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो क्रिएटिनिन है, जो अमोनिया है, उसको बाहर निकालना, ये तो सबसे बड़ा काम है किसका, किडनी का। लेकिन इसके अलावा और क्या काम है, तो वाटर और साल्ट का बैलेंस करना, है ना, वाटर एंड साल्ट का बैलेंस जो किया जाता है, मतलब जल व लवण का संतुलन, लवण का संतुलन बनाना, संतुलन बनाए रखना। मेजर काम की बात की जाए तो मेजर काम के बारे में पता होना चाहिए। मेजर वर्क यही होगा कि ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन करना है, ब्लड ये सबसे मेजर काम हो गया। सबसे बड़ा काम तो क्या हो गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा काम यहां ले लेते हैं हम क्या, वाटर एंड साल्ट का बैलेंस। थर्ड काम हम ले लेते हैं कि एसिड और बेस का बैलेंस जो है, एसिड एंड जो बेस होता है, जो क्षार होता है, अम्ल और क्षार जो है रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, है ना, अम्ल और क्षारकता का बैलेंस करना। मतलब क्या हो गया कि अम्ल व क्षार का संतुलन। अच्छा, और क्या काम है, ये जो ब्लड है, ये जो किडनी है, ये एक विशेष प्रकार के मतलब एंजाइम का स्राव करती है ना। ये जो किडनी है, इस किडनी का एक पार्ट है, एक भाग है जिसका नाम है कोर्टेक्स भाग। इस कोर्टेक्स भाग के द्वारा, थोड़ा सा जूम कीजिएगा, इस कोर्टेक्स भाग के द्वारा क्या होता है कि एक एंजाइम बनता है ना। कोर्टेक्स भाग जो ना, रीनल कोर्टेक्स, रीनल कोर्टेक्स के द्वारा एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन, एक रेनिन आपने सुना होगा, वहां जब हम डाइजेशन में जाते हैं तो वहां वो रेनिन अलग है, वहां पर डबल एन होगा, है ना, स्पेलिंग की थोड़ी सी एरर हो जाती है। रेनिन वो पाचक एंजाइम है, और ये रेनिन कौन सा है, ये एक्सक्रिएटरी एंजाइम है, एंजाइम है। हार्मोन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अभी देखना। ये रेनिन क्या करता है कि दो हार्मोन बनाता है, एक का नाम है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और एक बनाता है एंजियोटेंसिन सेकंड। ये दो हार्मोन बनाएगा कौन, रेनिन। रेनिन को किसने बनाया, रीनल कॉर्टेक्स ने। रीनल कॉर्टेक्स किसका भाग है, किडनी का।
एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, इन दोनों ने मिलकर के एक हार्मोन बना दिया, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन बना। ये क्या करेगा, एक्चुअल में यही हार्मोन काम करने वाला है। यहां पर क्या करेगा, ये कैल्शियम जो है और जो ये जो सोडियम है, सॉरी माफ कीजिएगा, सोडियम के अवशोषण को इंक्रीज करता है, कैल्शियम के अवशोषण को, सोडियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। कौन, एल्डोस्टेरोन। इससे क्या फायदा होगा भाई, किडनी के पास जो ब्लड आया है उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, कुछ ऐसे आयंस भी हैं जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है ना। आप पढ़ोगे, जब आप मैकेनिज्म में जाएंगे तब हम इस चीज को देखेंगे कि वहां पर कुछ ऐसे आयंस भी हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से होते हुए बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर उनको नहीं रोका गया तो वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये सोडियम जो है, बाकी के जो हेल्थफुल या नेसेसरी, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, उन सभी साल्ट्स को, आयनों को, है ना, वापस पिकअप कर लिया जाएगा, वापस खींच लिया जाएगा, किडनी के अंदर खींचा जाएगा। खींचने का काम कौन करेगा, ये सोडियम करेगा। ये आयन बैलेंस बनाएगा, बहुत बड़ा रोल है इस सोडियम का। किसके अंदर, किडनी के अंदर। किस चीज के लिए, वापस कुछ ऐसे एक्सेस, जो नेसेसरी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, उन आयनों को वापस पिकअप करने में। समझ में आ रहा है इतना? अच्छा, और क्या काम है? ये तो देखो, हमने नंबर 1 सबसे बड़ा काम दे दिया, ब्लड का फिल्ट्रेशन, किडनी का काम। दूसरा काम हमने दे दिया कि वाटर एंड साल्ट का बैलेंस। तीसरा दे दिया एसिड एंड बेस का बैलेंस। चौथा, ये रीनल कॉर्टेक्स एक रेनिन बना रहा है ना, एंजाइम बना रहा है, जो बना रहा है वापस क्या, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन 2, ये दो हार्मोन बन रहे हैं। ये दोनों हार्मोन क्या बना रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ा रहा है, और सोडियम क्या कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अच्छा, पांचवें काम की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, किडनी एक पदार्थ बनाती है जिसका नाम है ईपीओ। कई बार पूछा जाता है ईपीओ क्या है। ईपीओ वास्तव में इसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन क्या है? इरिथ्रोपोएटिन क्या है? एक्चुअल में इरिथ्रोपोएटिन जो है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन? ईपीओ। इस ईपीओ को बनाया जा रहा है किडनी के द्वारा। किडनी बना रही है ईपीओ, मतलब इरिथ्रोपोएटिन, जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। इरिथ्रो से कुछ समझ में आ रहा है क्या? इरिथ्रोसाइट्स नाम सुना है क्या? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, एक ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो इरिथ्रो आरबीसी से जुड़ा हुआ वर्ड है, रेड ब्लड सेल से जुड़ा हुआ शब्द है इरिथ्रो। तो ये इरिथ्रो क्या करेगा, इरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा कि जो बोन मेरो है, इस बोन मेरो को, मतलब इस अस्थि मज्जा को स्टिमुलेट करेगा, अस्थि मज्जा को स्टिमुलेट करेगा कि तू क्या बना, आरबीसी बना। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर इरिथ्रोपोएटिन नहीं बना, किडनी ने अगर इरिथ्रोपोएटिन नहीं बना, तो क्या हमारी बॉडी में एनीमिया रोग हो सकता है? हाँ, एनीमिया रोग हो सकता है, क्योंकि ईपीओ क्या कर रहा है, बोन मेरो को स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या हो गया, उद्दीप्त करना, प्रेरित करना कि भाई तू आरबीसी बना, तू आरबीसी बना। तो आरबीसी बनाएगी, कौन बनाएगा? बोन मेरो बनाएगा। किसके कहने पर, प्रेरणा किससे मिली? इरिथ्रोपोएटिन से मिली। स्टिमुलेट किसने किया? इरिथ्रोपोएटिन ने किया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, और क्या काम है? और फिल्ट्रेशन तो हो गया, और क्या काम है?
अगर छठे काम की बात की जाए तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है, इतना क्लियर है यार। और कोई टर्म अगर तुम्हें लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पर भी मैं आपके डाउट लेता रहूंगा, है ना। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आप बेफिक्र होके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बातें हैं, छठे काम की बात की जाए तो जो इम्प्यूरिटीज है, सबसे बड़ा काम, फिल्ट्रेशन तो है ही है, लेकिन इम्प्यूरिटीज जो होती है ना, अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं, अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं, उन अवांछनीय पदार्थ जैसे लाइक यूरिया है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, इन सबको रिमूव किया जाता है, इन सबको बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। और आप देखोगे कि किस तरीके से वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है। मैकेनिज्म जब पढ़ोगे ना तो एक तो आप पढ़ोगे परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वहां पर क्या होता है, निस्यंदन होता है, सॉरी परानिस्यंदन होता है। अच्छा, दूसरी प्रोसेस आप पढ़ोगे चयनात्मक पुनरावशोषण, मतलब चुन चुन के, मतलब कहते हैं ना कि मारवाड़ी में तिलक, मतलब मुंह देख के तिलक लगाने वाली बातें हो जाती है, तो वहां पर कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही होता है, जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, जो अपने लिए खास होगा, उनको वापस पिकअप कर लिया जाएगा। तो अवांछनीय पदार्थों को तो क्या करना, अवांछनीय पदार्थों को तो क्या करना, बाहर निकालना, बाहर निकालना, निकालना। और जो नेसेसरी हैं, जो आवश्यक हैं, तथा वह जो आवश्यक मटेरियल है, आवश्यक है, आवश्यक पदार्थों का पुनरावशोषण, पुनरावशोषण करना, है ना, ये भी काम हो गया। सातवें काम की बात की जाए, अगर मतलब वर्क ही है एक तरह का, सातवें काम की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन जो मेंटेन करनी होती है, ब्लड की सांद्रता को मेंटेन करना, है ना, प्लाज्मा, ब्लड, इनकी मतलब एसिडिटी, इनकी जो बेसिसिटी होती है, तो इनको क्या करना, मेंटेन करना, ये भी काम किसका है, किडनी का है। तो बहुत सारे काम हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद की जो बातें होगी वो नेफ्रॉन पर होगी पूरी की पूरी। नेफ्रॉन के बेस पर हम कई सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले हम नेफ्रॉन को पढ़ेंगे, फिर नेफ्रॉन कैसे काम करता है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की पूरी डिटेल से संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लगभग बातें यहां क्लियर हो चुकी है, ओके।